Hello friends, welcome to Chemistry Explosion channel. Here all your concept will be cleared in easiest way and many tricks to solve problem. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिससे हर साल केमिस्ट्री से, चाहे वो आपका आईआईटी का हो, नीट का हो या फिर एमएचसीईटी का हो, हर साल एक क्वेश्चन इसमें से एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं। कभी कभी नीट में तो 3-4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले बात करते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, इट इज़ ए टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच कीप्स एटम आयन मॉलिक्यूल टुगेदर। यानी कि एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स होता है दो एटम्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल या आयंस के बीच में, जो एक दूसरे को वाइंड करके रखते हैं। जैसे मान लो सपोज दो एटम लिए ए और बी, ये मान लो इसको हम इस साइड अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक साथ आपके अट्रैक्ट होकर इधर आएंगे। मान लो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम इधर अट्रैक्ट करते हैं तो इधर अट्रैक्ट होकर आएंगे। अब मान लो सपोज ये अट्रैक्ट किया और दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो सपोज एक ये मॉलिक्यूल है ए, दूसरा है आपका बी, और इसको हम लोग इधर खींचते हैं तो मान लो ए जहाँ पे था वो वहीं रह गया और बी आपका इधर आ गया, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो वो एक केमिकल बॉन्ड नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि बॉन्ड फॉर्म क्यों होते हैं, वाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो बॉन्ड इज फॉर्म टू गेट स्टेबिलिटी और गेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन टू लोअर इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब बॉन्ड इसलिए बनाया जाता है कि वो स्टेबल हो सके, क्योंकि एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो उसे स्टेबल होने के लिए दूसरे एटम से कंबाइन होकर एक बॉन्ड बना लेगा या फिर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को प्राप्त करेगा। और जैसे जैसे बॉन्ड बनता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, सिस्टम की रिलीज होती है, यानी कि डिक्रीज होती है। तो लोअर इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब बॉन्ड जो बनना है वो कैसी प्रोसेस हो गई, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, यानी बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। हाउ बॉन्ड इज फॉर्म, तो सपोज हमने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, उनके बीच में चार्ज है Q1 एंड Q2 और डिस्टेंस क्या है R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। मान लो दो एटम लिए, एक ये और एक ये, इसका जो न्यूक्लियस ये रेड से हमने दिखाया है, न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, और ये आपके क्या हो रहा है, एक्सटीरियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। टू पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर and two negatively charged electron repel each other but each nucleus attract both electron। यानी कि दो अपोजिट चार्ज ऑलरेडी आप जो लोग जानते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस आर attracted to each other when overall attraction force between two atom overcome to overall repulsive force then form bond formation starts। यानी जब अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स देन बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 और 0। तो इसका आंसर होगा 1। बहुत सारे स्टूडेंट 2 लगा देंगे, लेकिन 2 गलत होता है, आंसर क्या होगा 1। यानी कि किसी भी बॉन्ड केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 चाहिए। कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, PCl5, पी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4, 6 एंड 7। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। अब Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह सभी ने ले लिया। अब फॉस्फोरस को भी 8 चाहिए, तो ये 5 तो ऑलरेडी इसके पास हैं, एक इस साइड Cl से, एक Cl से लेकर के इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो बॉन्ड है इन्हें हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं वो 120 पे होंगे और एक्सियल बॉन्ड जो है वो आपस में 180 पे होंगे, और बॉन्ड एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल दैट इज 90। और ये एक्सियल बॉन्ड है, ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर वीक बॉन्ड हो रहे हैं। इसी वीक बॉन्ड होने की वजह से जो PCl5 है उसको जब हम हीट करते हैं तो
PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। Cl2 कहाँ से आया, जो वीक बॉन्ड था हमारा, ये ब्रेक होकर के आया। अब बात करते हैं एटम। एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी कि न्यूक्लियस वाले पार्ट को हम इंटीरियर पार्ट बोलते हैं और बाहर वाले पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं उसे हम एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूक्लियर पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है और न्यूक्लियर पार्ट होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है ऑर्बिटल्स क्या होती है। तो ऑर्बिटल इट इज़ ए स्पेस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी एक ऐसा स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी हो वो क्या हो, मैक्सिमम। वो कितनी होती है अप्रॉक्सीमेट में 95%। अब उसका जैसे ही आपको ऑर्बिटल पता चल गया तो ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नीट वगैरह में पूछा जा सकता है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल ये फिक्स होती है किसके लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी फिक्स फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, He+ हो गया, Li2+ हो गया। जब आपको ऑर्बिटल्स की बात की है तो ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि S, P, D और F, जो कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। S मीन्स शार्प, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज, F फंडामेंटल। अब शेप की बात करते हैं तो S ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। P जो होता है डम्बल टाइप का होता है, D डबल डम्बल टाइप का होता है और F जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होती है, उनका कोई भी शेप डिसाइडेड नहीं है। तो इसलिए हम 3 के बारे में ही पढ़ते हैं, S, P, D। ठीक है, S जो स्पेरिकल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस किसी में भी रहे उसका डायरेक्शन एक जैसा ही होता है। अब ऑर्बिटल्स को क्लासीफाई कैसे किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे किया गया है। यानी ऑर्बिटल विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी ऐसा ऑर्बिटल जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ठीक है, उसे हम डायरेक्शन के बेसिस पे बात करते हैं। अब डायरेक्शन के बेसिस पे 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्शनल ऑर्बिटल, दूसरा होता है नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। तो P एंड D डायरेक्शनल ऑर्बिटल हैं, जबकि S जो है हमारा वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसी में भी रहेगा तो एक जैसा ही रहेगा, यानी कि स्पेरिकल। दूसरा हम बात करते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बेसिस पे 2 तरह का होता है, एक लेस डिफ्यूज ऑर्बिटल, दूसरा आपका मोर डिफ्यूज ऑर्बिटल। लेस डिफ्यूज ऑर्बिटल होते हैं हमारे S और P, मोर डिफ्यूज ऑर्बिटल होती हैं D एंड F। अब नेक्स्ट कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जो बॉन्ड बनता है उसके लिए कंडीशन क्या क्या होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी डायरेक्शनल, फर्स्ट वन। सेकंड वन लेस डिफ्यूज, तो लेस डिफ्यूज होना चाहिए ऑर्बिटल और डायरेक्शनल होना चाहिए। तो अब जैसे आपने S, P, D और F पढ़ा, तो इसमें से जो P ऑर्बिटल होता है, P ऑर्बिटल इज बेस्ट ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले कि ऑप्शन दे करके S, P, D, F में से कौन सा ऑर्बिटल आपका बेस्ट ऑर्बिटल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा, P ऑर्बिटल इज द बेस्ट ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी अलग अलग आपको ऑर्बिटल दिए हैं तो उनमें ऑर्डर क्या होगा, तो NP, NS और ND ये ऑर्बिटल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, किसके लिए होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा एक्सियल ऑर्बिटल होता है, दूसरा आपका नॉन एक्सियल। अब एक्सियल 2 ऑर्बिटल होते हैं वो कौन से होते हैं, DX² Y² और DZ²। नॉन एक्सियल जो होते हैं वो DXY, DYZ और DZX। कम से कम याद रखना चाहिए, अभी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आगे हम बात करेंगे इस पर। एक चीज़ ध्यान रखनी क्या, इन केमिस्ट्री जेड एक्सिस कंसिडर एज ए मॉलिक्यूलर एक्सिस। जैसे मान लीजिए DX² Y² का शेप ये हो गया, DZX, DZY। अब इन दोनों को कपल्ड किया, कपल्ड अलोंग जेड एक्सिस एंड न्यू ऑर्बिटल फॉर्म दैट इज DZ²। इन दोनों को कपल करने के बाद जो ऑर्बिटल बनता है वो कौन सा बनता है, DZ²। इनको हम लोब्स बोलते हैं, ये जो है आपका LOBE है ना, लोब्स होते हैं ये। अब ठीक है, इनको लोब्स बोलते हैं और इन दोनों को जब कपल्ड किया तो एक नया ऑर्बिटल बना जिसे हम क्या बोलते हैं, DZ²। दूसरा आपका DXY, DYZ, DZX। तो ये आपके ऑर्बिटल के शेप हो गए डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल आपके कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के टोटल, इसमें से 2 आपके एक्सियल और 3 आपके नॉन एक्सियल। अब एक क्वेश्चन बनता है हमारा 2017 में नीट पे पूछा गया था कि विच ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल हमारे ऐसे हैं जो कि D
एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग इट्स एक्सिस। आप देख भी रहे हैं डी जेड स्क्वायर, तो उसके एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। डी एक्स स्क्वायर एंड बाई स्क्वायर में भी देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके एक्सिस के अलॉन्ग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है आपका। दूसरा बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सिस्टम और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, मोनो इलेक्ट्रॉनिक और पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। अब ये जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसके ऑर्डर क्या होता है, एन एस इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू एन डी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। ध्यान रखिएगा, IIT-JEE में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेडिकल में भी पूछा जा चुका है। पॉली इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, एन एस एन पी एन डी, तो एन डी का ज़्यादा होता है। अभी जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी आप देख रहे हैं, चाहे वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें चाहे वो पॉली इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, ये एक्सप्लेन किसके बेसिस पे किया जाता है, पेनिट्रेशन एंड सील्डिंग इफेक्ट, जो कि आपने पढ़ा होगा आपका पीरियोडिक टेबल में, पेनिट्रेशन और सील्डिंग इफेक्ट। अब इनको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। जैसे हमने कंसिडर किया क्या, 2s ऑर्बिटल लिया और 2p ऑर्बिटल लिया। अब ये जो न्यूक्लियस है, अब 2s ऑर्बिटल है 2p ऑर्बिटल है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा, इनिशियल में हमने ये लिया मोनो इलेक्ट्रॉनिक, अब 2s और 2p जैसे ही अट्रैक्ट करता है तो s जो ऑर्बिटल होता है वो हमारा क्या होता है, स्पेरिकल होता है, तो वो चारों तरफ से क्या होगा, बराबर बराबर अट्रैक्ट होगा, बराबर बराबर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जिस तरह मान लो ये न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्ट होता है, चारों तरफ से, हर तरफ से बराबर बराबर अट्रैक्ट हुआ। अब जो पी वाला ऑर्बिटल था वो भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो उसका स्पेस कम होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट होगा वो कौन होगा, C2s होगा, और वो चारों तरफ से बराबर होगा, तो इसलिए ये इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, आफ्टर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, उसके बाद क्या होता है, साइज डिफरेंस और एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है, साइज क्रिएट होगा, साइज जब क्रिएट हुआ डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, NS और NP। ये किसके लिए हुआ, पॉली इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जब आपका मोनो इलेक्ट्रॉन्स था तो वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे क्या था, NS और NP, साइज वगैरह दोनों क्या बराबर थे। अब हम बात करते हैं सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लो सपोज हमने एक चार्ज लिया Q और दूसरे पॉइंट पे -Q1 है, दूसरे पे Q2 है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो क्या हो रही, R बराबर। तो जब डिस्टेंस बराबर होगी तो वहाँ पे कोई भी रिपल्सन नहीं होगा। अब मान लो हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे साइज क्या हुआ R1, इधर साइज क्या हुआ R2, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा, रिपल्सन या फिर सील्डिंग इफेक्ट अकर, देन ड्यू टू दिस एनर्जी डिफरेंस क्रिएटेड। तो यहाँ जो रिपल्सन होगा उसकी वजह से एनर्जी डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। जब क्रिएट होगा तो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट यानी पेनिट्रेशन इफेक्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया फॉर Li2+। अब Li2+ को पहचानना होगा आपको, ये क्या चीज़, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, तो उसके लिए जो एनर्जी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2s इज इक्वल टू 2p। अब इसी तरह से Li+ की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये एक से ज़्यादा हो रहा है, एक से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। तो वहाँ पे जो हमने बताया था वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, NS और NP, यानी 2s इज लेस देन 2p। ये आपको ध्यान में रखना हो। ये बेसिक्स है आपका केमिकल बॉन्डिंग का। इसके बाद हम और आगे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं क्या नहीं होते। थैंक यू। Please comment your chemistry doubt to get it solved. Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.